नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं। मूल अवधारणाओं में सबसे प्रमुख अवधारणा है समाज। तो समाजशास्त्र की सबसे प्रमुख अवधारणा क्यों है? क्योंकि ऐसा विद्वानों का मत है, विद्वानों ने अपनी परिभाषा में इसको बताया था कि समाजशास्त्र जो है समाज का ही अध्ययन करता है, इसलिए समाज जो है समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। तो हम लोग आज समाज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि साधारणतः समाज में यह धारणा देखने को मिलती है कि व्यक्तियों का एकत्रीकरण या जिस जात के हैं या जिस समुदाय के हैं उसी समुदाय या जाति को लोगों द्वारा समाज समझ लिया जाता है, किंतु समाजशास्त्र में ऐसा नहीं है। अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी समाज के बारे में भी गलत ही अवधारणा देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें राजनीति शास्त्र में जो है व्यक्तियों का समूह जो होता है उसे समाज समझ लिया जाता है। और अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो होता है आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्तियों का समूह जो होता है उसे समाज कह दिया जाता है। किंतु समाजशास्त्र के अंतर्गत ऐसी अवधारणा नहीं है। समाजशास्त्र में एक अलग ही अवधारणा देखने को मिलती है। समाजशास्त्र जो है व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को, यानी कि समाज जो है व्यक्तियों के व्यवहार, क्रिया और सामाजिक संबंधों की व्यवस्था। और मैकियावेली पेज ने यह कहा कि समाज का सामाजिक संबंधों का जाल कह करके संबोधित किया है। समाज जो है मैकियावेली पेज के अनुसार समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। ऐसा समझिए, समाज कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तियों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उसे समाज कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि जब व्यक्ति इकट्ठे हों, व्यक्तियों का एकत्रीकरण हो, ऐसा नहीं, उसे समाज नहीं कहा जाता। केवल व्यक्तियों के बीच जो संबंध होते हैं उसे समाज कहा जाता है। एक परिभाषा है जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से निकाल करके बनाई गई परिभाषा है, ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो वह परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक जागरूकता के माध्यम से संबंधों का निर्माण करते हैं तो उन व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंध को ही समाज कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, व्यक्तियों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उसे समाज कहा जाता है, न कि व्यक्ति जो संबंध का निर्माण कर रहे हैं व्यक्ति को समाज कहा जाता है। ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच के जो संबंध होते हैं उसे समाज कहा जाता है। एक उदाहरण है जो मर्टन द्वारा दिया गया है, उसको मैं यहाँ उल्लेख करूँगा, इससे आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। मान लेते हैं आप कहीं पे हैं, वहाँ पे दो साइकिल सवार दो विपरीत दिशा से आते हैं और जो है आपस में टकरा जाते हैं और फिर अपनी साइकिल उठाते हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। उनके बीच में कोई संबंध नहीं, लड़े, टकराए और उसके बाद उठाए साइकिल चले जाते हैं, तो उनके बीच में कोई संबंध नहीं बना, तो समाज का निर्माण नहीं हुआ। अगर सपोज कीजिए कि वह व्यक्ति टकराने के बाद जो है एक दूसरे की साइकिल न उठा करके पहले एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते, गाली गलौज शुरू कर देते, तो उनके बीच में जागरूक होकर के संबंध बनाएंगे। संबंध कैसे हो सकते हैं? संघर्षात्मक और किसी भी प्रकार के संबंध, लेकिन संबंध बने तो समाज का निर्माण होगा, उसे समाज कहा जाएगा। यदि उनके बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं हुआ तो उसे समाज नहीं कहा जाता। आगे अभी अन्य विद्वानों की परिभाषाओं के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अंतःक्रिया तीन प्रकार से होती है और तीनों अंतःक्रियाओं ने जो है समाज का निर्माण किया है। जैसे देखिए, सामाजिक संबंध के लिए क्या होना चाहिए? अंतःक्रियाओं का होना चाहिए। अंतःक्रिया नहीं होगी तो समाज नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि संबंध होना चाहिए। संबंध कैसे होगा? दो व्यक्ति जब अंतःक्रिया करेंगे तभी तो संबंध होगा। तो संबंध अंतःक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। व्यक्तियों के संबंध तीन प्रकार से हो सकते हैं। एक हो सकता है व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ, मतलब व्यक्तियों का दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध होता है वह भी एक प्रकार की अंतःक्रिया है, इससे भी समाज का निर्माण होगा। दूसरा है व्यक्ति और समूह के बीच में अंतःक्रिया हो सकती है। एक समूह है, एक व्यक्ति का दूसरे समूह से अंतःक्रिया हो सकती है, तब भी समाज का निर्माण होगा। और एक समूह का दूसरे समूह से भी
के बीच में भी अंतःक्रिया हो सकती है, तो भी समाज का निर्माण होगा। अब आते हैं, विभिन्न विद्वानों ने समाज को कैसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो जैसे समाज शास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत विद्वानों के एक मत नहीं है, उसी प्रकार से समाज की परिभाषा के संदर्भ में भी विद्वान एक मत नहीं है। पहली परिभाषा है जो गिडिन्स की परिभाषा है। गिडिन्स के अनुसार, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी परिभाषाओं को तोड़ करके भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि समाज स्वयं एक संघ है, किसने परिभाषित किया है, तो यह गिडिन्स की परिभाषा है। कभी कभी यह पूछता है कि समाज एक संगठन है, किसकी परिभाषा है, तो यह भी गिडिन्स की परिभाषा है। क्योंकि यह दोनों शब्द गिडिन्स की परिभाषा में आ रहे हैं, तो दोनों अलग अलग कितने भी पूछ सकता है और इसको भी पूछ सकता है। और कभी कभी पूरी परिभाषा दे देता है। पूरी परिभाषा इस प्रकार से देता है कि समाज एक संघ है, एक संगठन है और औपचारिक संबंधों का एक योग है। किसकी परिभाषा है, यह जो परिभाषा है गिडिन्स की परिभाषा है। और उसके साथ साथ कहते हैं जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ व्यवहारिक संबंधों में बंधे रहते हैं, यह गिडिन्स की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है मॉरिस गिन्सवर्ग की परिभाषा। मॉरिस गिन्सवर्ग ने कहा समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है। ध्यान रखिएगा, यहाँ व्यक्तियों का संग्रह तो है, उसके साथ उनकी शर्तें क्या है, जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की उन विधियों द्वारा संगठित होते हैं, यानी कि उनके बीच में संबंध या व्यवहार पाया जाता है, उन व्यक्तियों का संग्रह क्या कहलाता है, समाज कहलाता है, ऐसा मॉरिस गिन्सवर्ग का कहना है। अगली परिभाषा है पार्सन्स ने परिभाषित किया है। पार्सन्स के अनुसार, पार्सन्स ने कहा कि समाज को उन मानवीय संबंध, ध्यान रखिएगा यहाँ पे संबंध की बात ये भी कर रहे हैं, पार्सन कर रहे हैं कि मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता, यानी कि उनके बीच में जो संबंध पाए जाते हैं के रूप में परिभाषित किया है। जो साधन साध्य तथा जो साधन साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हुए हो, चाहे वो यथार्थ में हो या प्रतीकात्मक हो, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं ये, लेकिन उनके बीच में साधन संबंध के माध्यम से क्या होना चाहिए, मानवीय संबंधों का निर्माण होना चाहिए। तो इस प्रकार से पार्सन्स ने परिभाषा, पार्सन्स ने एक और परिभाषा दी है, इसको हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो पार्सन्स की दूसरी परिभाषा है, पार्सन्स के अनुसार केवल वही संबंध समाज का निर्माण करते हैं, केवल वही संबंध समाज का निर्माण करते हैं जो किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि केवल हम उन्हीं संबंधों को समाज कहेंगे जो किसी क्रिया करने के दौरान उत्पन्न हुए हैं, यानी अनजाने में किए गए कार्यों को हम समाज के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अगली परिभाषा है र्यूगर की परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, कभी कभी ये पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी विशेषताओं में इसकी चर्चा करेंगे कि समाज जो है समाज अमूर्त होता है, लेकिन यदि किसी की परिभाषा में यह शब्द आया है तो वह र्यूगर की समाज परिभाषा में आया है कि समाज एक अमूर्त धारणा है। इसकी अभी विशेषताओं में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर उल्लेख करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे इस प्रकार की परिभाषा आ जाए कि किसकी परिभाषा में यह है कि समाज एक अमूर्त धारणा है, तो र्यूगर की परिभाषा में देखने को मिलती है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, यह व्यक्तियों या समूह के सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं उन संबंधों की जटिलता को ही समाज कहा जाता है, ऐसा र्यूगर ने कहा। गिन्सवर्ग ने परिभाषित करते हुए कहा कि समाज के लिए व्यक्ति का एकत्रण होना जरूरी नहीं है। देखो बार बार मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तियों का होना जरूरी नहीं है, व्यक्तियों के बीच में संबंध होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि समाज के लिए व्यक्ति का एकत्रण होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसमें पारस्परिक संबंध का होना अनिवार्य मानते हैं। व्यक्तियों का एकत्रण होना जरूरी नहीं है, उनके बीच में संबंधों का होना जरूरी है।
ऐसे व्यक्तियों के समुदाय को समाज कहा जाता है जो कतिपय संबंधों या बर्ताव की विधियों द्वारा परस्पर एकीभूत हुए हों। मतलब यहाँ कहने का मतलब है ऐसा समुदाय जो क्या है, कतिपय संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ में जो व्यक्ति इन संबंधों द्वारा संबंध नहीं होता या जिनके बर्ताव भिन्न होते हैं वे समाज से पृथक होते हैं। मतलब जो संबंध में भागीदार नहीं होते हैं उन्हें समाज नहीं कहा जाएगा, जो संबंधों में भागीदार होंगे उसे ही समाज कहा जाएगा। अगली परिभाषा है लेपियर की परिभाषा है। लेपियर ने कहा समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है। मनुष्यों का समूह जो है समाज नहीं कहलाता, बल्कि क्या कहलाता है समाज लेपियर के अनुसार, मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था। मनुष्यों के बीच में जो अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था होती है उसे समाज कहते हैं लेपियर। आगे आते हैं, देखते हैं कि समाज की समाज की विशेषताएं क्या हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर विशेषताएं क्या निकल के आती हैं। तो पहली विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाज में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। यदि कोई संबंध बिना जागरूक हुए अनजाने में संबंध हुए हैं तब उसे हम समाज नहीं कहेंगे। यदि जानबूझ करके कोई कार्य किया गया है, संबंध बनाए गए हैं, तो उसे हम समाज के रूप में रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है समाज जो होता है अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब यहाँ पे है समाज दिखलाई नहीं पड़ता। तो लोगों के सवाल ये होते हैं कि व्यक्ति तो दिखलाई पड़ते हैं तो समाज को नहीं दिखलाई पड़ता, क्योंकि समाज जो है व्यक्ति नहीं होते, व्यक्तियों के बीच के संबंध होते हैं, उसे समाज कहा जाता है। एक उदाहरण है जिससे हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि हमको संबंध नहीं दिखलाई पड़ते, व्यक्ति दिखलाई पड़ते हैं। मान लेते हैं कि आप कहीं बैठे हुए हैं, वहाँ से सामने से एक बालक और एक बालिका माने एक लड़का एक लड़की जा रहे हैं, तो आप देख करके यह नहीं बता सकते कि यह इनके बीच में क्या संबंध है। हो सकता है वो भाई बहन जा रहे हों, हो सकता है वो दो फ्रेंड जा रहे हों, दो मित्र जा रहे हों, हो सकता है वो प्रेमी प्रेमिका जा रहे हों, हो सकता है वो पति पत्नी जा रहे हों, या हो सकता है दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई हुई हो, कहीं समझौते के लिए जा रहे हो। तो हम देख के नहीं बता सकते कि व्यक्तियों के बीच में संबंध क्या होते हैं। तो इस प्रकार से समाज जो होता है, चूँकि संबंध नहीं दिखलाई पड़ता, इसलिए समाज क्या होता है, अमूर्त होता है। अगली विशेषता है समाज में जो है सहयोग भी पाया जाता है और संघर्ष भी पाया जाता है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल सहयोग वाले संबंध को हम समाज कहते हैं, यानी संघर्ष वाले संबंध भी समाज के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने पहले उदाहरण बताया कि दो साइकिल सवार लड़ने के बाद अगर उठते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं या फिर गाली गलौज करना शुरू करते हैं, तो चूँकि उनके बीच संघर्ष हुआ, जानबूझ करके संघर्ष पाया गया, तो वो भी समाज के अंतर्गत आएंगे। यदि वह वैसे चले जाते तो समाज के बीच में नहीं आते। हो सकता है वो उठते एक दूसरे को हाथ मिलाते और कहते यार चलो लग गए, कोई बात नहीं, फिर भी संबंध का निर्माण हुआ, सहयोग पाया गया, तो भी क्या होगा, समाज होगा। तो सहयोग या संघर्ष दोनों समाज में देखने को मिलता है। समाज में जो है समानता भी देखने को मिलती है और भिन्नता भी देखने को मिलती है। मतलब एक जगह एक समान रूप से व्यक्तियों के बीच में संबंध देखने को मिल सकता है और भिन्न तरीके के मतलब उच्च निम्न वर्ग के व्यक्तियों के बीच में भी संबंध देखने को मिल सकता है। समाज में जो है परस्पर जागरूकता भी देखने को परस्पर निर्भरता पाई जाती है। मतलब संबंधों के संदर्भ में एक दूसरे पे हम क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। समाज में स्तरीकरण पाया जाता है, यानी कि समाज हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी बराबरी के बीच में संबंध देखने को मिले। समाज में उच्च व्यक्तियों के साथ भी संबंध रखे जाते हैं और अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ भी संबंध रखे जाते हैं। तो समाज में जो होता है स्तरीकरण पाया जाता है, उन उच्चता और निम्नता की भावना भी पाई जाती है। अगली विशेषता है समाज जो है परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि समाज में परिवर्तन नहीं होता, समाज हमेशा बदलता रहता है, समाज में परिवर्तन होता रहता है। मान लीजिए कि
आज किसी की हमारे साथ दोस्ती है तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा दोस्त ही बने रहेंगे। हो सकता है कभी हमारे बीच में ऐसी कुछ संबंध हो जाए जिसकी वजह से हमारे बीच में संघर्ष देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार से समाज में संबंध बदलते रहते हैं, संबंध बदल जाते हैं तो क्या हो जाता है, समाज में परिवर्तन आ जाता है। अगली विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, बार बार ये पूछा जाता है कि समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि केवल मनुष्यों तक समाज सीमित नहीं है, संबंध जीव जंतुओं में भी पाया जाता है एक दूसरे के साथ। तो संबंध होता है तो समाज होगा ही होगा, क्योंकि पहले ही कह दिया गया कि संबंधों को ही समाज के अंतर्गत रखा जाता है। तो तो संबंध जीव जंतुओं में भी देखने को मिलता है, मनुष्यों में भी देखने को मिलता है। तो समाज जीव जंतु और समाज मानवों में भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि समाज सिर्फ मानवों में ही पाया जाता है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हमको पशु समाज और मानव समाज में अंतर करना हुआ तो हम ऐसे अंतर कर सकते हैं कि पशुओं के पास संस्कृति नहीं पाई जाती, कल्चर नहीं पाया जाता, मानव समाज में कल्चर पाया जाता है। इसके आधार पर हम अंतर करते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, हो सकता है अभी आगे आए यह चीज़ की, समाज शास्त्र जो है केवल मानव समाज का अध्ययन करता है। ये ध्यान रखिएगा। समाज जो है पशुओं में भी पाया जाता है और मनुष्यों में, मानव में भी पाया जाता है, लेकिन समाज शास्त्र केवल मानव समाज का ही अध्ययन करता है। आगे देखते हैं। मैकॉवर पेज ने इसी आधार पे, जो मैंने पीछे बताया, मैकॉवर पेज ने इसके आधार पे कहते हैं कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। जहाँ जीवन पाया जाता है वहाँ समाज पाया जाता है, क्योंकि जीवन है तो एक दूसरे के साथ संबंध होंगे और संबंध होंगे तो समाज का निर्माण होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि संबंध है तो समाज का निर्माण नहीं। अब एक ध्यान रखने वाली बात है, एक विद्वान है हैरी एम जॉनसन, इन्होंने समाज के संदर्भ में एक अलग ही तर्क दिया हुआ है। उन्होंने समाज को क्या माना है, मूर्त माना है। ध्यान रखिएगा, मूर्त। कभी कभी ये दिया जाता है परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि किसने समाज को मूर्त माना है, तो हैरी एम जॉनसन ने माना है। बाकी सभी विद्वानों ने समाज को अमूर्त माना है। तो वह मैंने पहले ही विशेषताओं में बता दिया, स्पष्ट कर दिया। लेकिन हैरी एम जॉनसन जो है वो समाज को क्या मानते हैं, मूर्त मानते हैं। तो मूर्त क्यों मानते हैं, बेसिक रूप से वो जो है समुदाय की जो विशेषताएं हैं उसका उल्लेख करते हैं यहाँ पे, कि समाज के बीच में क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र देखने को मिलता है जो कि समुदाय की विशेषताएं हैं। अभी जब समुदाय का अध्ययन करेंगे तो इसमें इसको बताएंगे कि समुदाय की विशेषता है। और समुदाय में क्या होता है, प्रजनन पाया जाता है। ऐसा हैरी एम जॉनसन कहते हैं कि यह क्या है, समाज निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है, प्रजननता पाई जाती है, और क्या होता है, एक विशिष्ट संस्कृति देखने को मिलती है, और क्या होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार से समाज क्या है, मूर्त है। ऐसा हैरी एम जॉनसन मानते हैं, बाकी सभी विद्वानों ने इसे अमूर्त माना है। अब आते हैं एलेक्स एंकल जो है एक विद्वान है, इन्होंने समाज को अमूर्त माना है, जैसा कि पहले अभी विशेषताओं में आया था कि, लेकिन इन्होंने कुछ अलग तरीके से विशेषताओं का उल्लेख किया है। कभी कभी ये पूछ जाते हैं, परीक्षाओं में पूछ देता है कि एलेक्स एंकल ने कौन कौन सी समाज की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया है। तो इसको देख लेते हैं। क्या है, समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, जो मैकॉवर पेज की परिभाषा में उल्लेख हुआ था, उन्होंने पहली विशेषता का उल्लेख किया है। संबंधों की अनुभूति से ही समाज का जन्म होता है। यदि संबंधों की अनुभूति नहीं होगी तो समाज का जन्म नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि संबंध जो है जानबूझ के बनाए गए हों तो ही वह क्या होंगे, समाज का जन्म होगा, अन्यथा नहीं। अगली विशेषता है, समाज संबंधों की अमूर्तता के कारण अमूर्त होता है। चूंकि संबंध नहीं दिखलाई पड़ते इसलिए समाज भी क्या होता है, अमूर्त होता है। अगली विशेषता है, प्रत्येक समाज में समानता और असमानता पाई जाती है। इसकी विशेषताओं को हमने पहले ही उल्लेख कर लिया। समाज में संघर्ष और सहयोग पाया जाता है, इसका भी उल्लेख हुआ था सामने जो विशेषताओं को चर्चा कर रहे थे। प्रत्येक समाज में पृथक स्तर की चेतना भी देखने को मिलती है, यानी कि स्तरीकरण भी देखने को मिलता है।
एक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, मतलब कि संबंधों के संदर्भ में अपने एक कल्चर का निर्माण हो जाता है कि किस प्रकार के व्यक्तियों के बीच किस प्रकार के संबंधों को रखना है। उसके बाद प्रत्येक समाज में संगठन और विघटन और संकुचन दो होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगठन ही पाया जाता हो, उसकी में क्या होता है, विघटन भी देखने को मिलता है। अगली विशेषता बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, इसकी चर्चा आगे नहीं हुई थी। समाज एक सार्वभौमिक अवधारणा है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज जहाँ कहीं भी जीवन होता है वहीं पे समाज पाया जाता है। यह एलेक्स इनकल की विशेषता है। अब आगे चर्चा करते हैं समाज का वर्गीकरण। समाज का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने अपने विवेकानुसार अलग अलग किया हुआ है। तो पहले विद्वान है हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने समाज को दो तरीके से विभाजित किया है, दो तरीके से अलग अलग विभाजन इनका। पहला समाज जो है वह कहते हैं, पहला विभाजन जो है, पहले विभाजन में दो प्रकार हैं। पहला क्या है, युयुत्सु समाज या सैनिक समाज। यह कहते हैं कि प्रारंभ में जो समाज था वह युयुत्सु मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला और सैनिक समाज की तरह से व्यवहार करता था। उसके बाद थोड़ा और विकास हुआ तो समाज कौन सा हो गया, औद्योगिक समाज में बदल गया। तो पहला समाज कितना, स्पेंसर के अनुसार कितने हैं, दो प्रकार के हैं। पहला है सैनिक समाज या युयुत्सु समाज, दूसरा है औद्योगिक समाज। उसके बाद स्पेंसर ने दूसरा वर्गीकरण किया हुआ है। दूसरा वर्गीकरण जो है वो पहला है, उसमें दूसरे में पहला है सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और तिहरे मिश्रित समाज। तो दूसरा वर्गीकरण चार प्रकार से, दूसरे वर्गीकरण में चार प्रकार हैं, सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और तिहरे मिश्रित समाज। उसके बाद अगला वर्गीकरण जो है इमाइल दुर्खिम का वर्गीकरण है। इमाइल दुर्खिम ने भी समाज को दो भागों में, दो तरीके से विभाजित किया है। पहला वर्गीकरण जो है, पहले वर्गीकरण में दो भाग हैं। पहला क्या है, यांत्रिक समाज, यानी कि पहले जो समाज पाया जाता था वो यांत्रिक समाज हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो किस में बदल गया, सावयवी समाज। जो आधुनिक समाज है वो सावयवी समाज है। जब दुर्खिम को पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि यांत्रिक समाज क्या होता है और सावयवी समाज क्या होता है, दोनों अलग अलग समाज है। इसके बारे में आगे जब दुर्खिम का कहीं उल्लेख होगा समाज का वर्गीकरण, तब इसको हम पढ़ेंगे। दुर्खिम का दूसरा वर्गीकरण जो है वह चार प्रकार से है। जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने पहले वर्गीकरण में दो भागों में बांटा था और दूसरे वर्गीकरण में चार बांटा था, उसी प्रकार से इमाइल दुर्खिम ने भी पहले वर्गीकरण में दो भागों में बांटा है और दूसरे में क्या किया है, चार भागों में बांटा है। ध्यान रखने वाली बात है इसमें, इन्होंने कहा कि सरल समाज, दूसरा है सरल बहुखंडीय समाज, तीसरा है मिश्रित बहुखंडीय समाज और चौथा क्या है, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। वहाँ पे स्पेंसर ने सिर्फ तीन भागों में बांटा था, सॉरी चार भागों में बांटा था और वह तिहरे मिश्रित समाज तक पहुँचते हैं। यह दोहरे तक ही बताते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, जहाँ तिहरे शब्द आ जाए तो वह किसका विभाजन है, तो वह स्पेंसर का विभाजन है। और यदि विभाजन में दोहरे शब्द ही तक पहुँचे रहे तो किसका विभाजन है, तो इमाइल दुर्खिम का विभाजन। अगला विभाजन जो है हेविलैंड की वर्गीकरण है। हेविलैंड ने दो प्रकार से समाज का वर्गीकरण किया है। एक क्या है, सरल समाज और दूसरा क्या होता है, जटिल समाज। प्रारंभिक समाज को उन्होंने सरल समाज कहा और बाद के समाज को, जैसे आधुनिक समाज है, वो क्या है, जटिल समाज है। उसके बाद कभी कभी ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, राइनहंट का वर्गीकरण। ऐसा नहीं पूछता कि राइनहंट का वर्गीकरण किसने समाज को उष्ण समाज और शीत समाज, हॉट सोसाइटी और कोल्ड समाज सोसाइटी में वर्गीकृत किया है, तो यह राइनहंट की विभाजन है। उसके बाद चार्ल्स कूले ने भी दो प्रकार से समाज का वर्गीकरण किया है। समजातीय समाज, यानी कि एक जाति के व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंध वाले जो समाज होते हैं उसे समजातीय समाज कहा जाता है।
विषम जाति समाज मतलब विषम व्यक्तियों के लोग भी जो पाए जाते हैं संबंध को विषम जातीय समाज के नाम से जाना जाता है। अब समाज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। अब समाज के प्रकार, उस विभिन्न प्रकार के विभाजनों की बात देखेंगे कि समाज कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटे रूप में देखा जाए तो समाज 4 प्रकार के होते हैं। समाज के प्रकार जो होते हैं 4 होते हैं। एक होता है जनजातीय समाज, जो आदिवासी वर्ग का समाज होता है उसे जनजातीय समाज कहा जाता है। दूसरा होता है जो कृषक समाज है, जो लगभग कृषक समाज जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले समाज होते हैं वो कृषक समाज के अंतर्गत आते हैं। अगला समाज जो है औद्योगिक समाज जो होता है, जो उद्योग धंधों में या शहरी क्षेत्रों में जो समाज देखने को मिलता है उसे औद्योगिक समाज कहा जाता है। और उसके बाद अगला समाज है उच्च औद्योगिक समाज। ऐसा समाज जो बहुत हाई फाई सोसाइटी वाले लोग होते हैं, जो महानगरों में जो समाज पाया जाता है उसे उच्च औद्योगिक समाज के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरीके से समाज नामक अध्याय जो है समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसको सुना। धन्यवाद।